जो मैं सियासत के हवाले से इमरान खान साहब का परेड ग्राउंड में जो जलसा जो अभी हुआ। बड़ा वहाँ पे जलसा, तो मैं सिर्फ ये यहाँ पे कहूँ कि जो मैं बात काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस बात पे मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने हुकूमत को और ब्यूरोक्रेसी को और तमाम अदारों को वो उन्होंने सक इन कर लिया है। सक इन से मुराद खींच ली है, मकनातीस की तरह इन्वॉल्व कर लिया है। और हुकूमत जो अरेंजमेंट है, जो भी कुछ है, वो एक तरह से डिफाई मोड में है। यानी वो ऐसा लगेगा कि जैसे यानी वो जब अपोजिशन में थे तो शायद ज़्यादा मरबूत अंदाज में उनकी बात आगे तक पहुंचती थी। हुकूमत में आने के बाद जो है वो बिल्कुल इरेलीवेंट से हो गए हैं तकरीबन। तकरीबन क्या, काफ़ी हद तक, क्योंकि वो दिफाई पोजीशन में चले गए हैं। वो असर्ट नहीं कर पा रहे। वो इमरान खान साहब जो बात करते हैं उसके रद्द। अब आज इमरान खान साहब ने जलसा किया, फिर इमरान खान साहब कल खिताब करेंगे, फिर परसों कुछ होगा। तो इमरान खान कर रहे हैं तो पीछे पीछे वो तमाम जो है, और ये जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को कोई जवाब तो भी देते नज़र नहीं आते बतौर वज़ीर आज़म। उनके जो वज़रा हैं वो भी रफ्ता रफ्ता जो है वो एक आध जुमले तक आ गए हैं। और मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों के अंदर कितनी गिरफ्त रहती है इस हुकूमत की या इस अरेंजमेंट की। लेकिन यह है कि गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है। और ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि ये, और अच्छा, इमरान खान साहब ने वो किया है, वो कर रहे हैं इस वक्त जो इनको हुकूमत के दिनों में मशवरा दिया था कि अवाम के अंदर आ जाएं। तो चूँकि अवाम में आ गए हैं तो बीच में वो जो जितने मुख्तलिफ शख्सियात जिन्होंने इनको तर्जुमानों के इजलास तक महदूद कर दिया था, अभी अवाम में आ गए हैं और अवाम से बरह रास्त बात कर रहे हैं। और इसीलिए लोग निकल के उनसे उनको देखने, उनको सुनने आ रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ठीक है। और इमरान खान साहब जो हैं उसके साथ ही, लेकिन यहाँ पर ये बात, इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी जो हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं और आम आवाम, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े कंसर्न हैं। सर। तो अब ये कि लेकिन अल्लाह ताला खैर करे। अब सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स हैं, और मैं ये जो देख रहा हूँ बार बार कि वो आवाम के अंदर मौजूद हैं और लोगों में आ रहे हैं। यही मामला उधर मरीम नवाज साहिबा का है, लेकिन वो चूँकि हुकूमत में हैं, उनकी भी हिफाजत ज़रूरी है। इमरान खान साहब को थ्रेट्स हैं प्रॉपर, उनको अब इसमें उधर भी थ्रेट्स हैं। तो कैसे इसको हुकूमत देखती है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को, साथ वो IMF का अभी तक कुछ नहीं पता हमें कब तक वो साइन होगा और कब तक वो आएगा, कब तक होगा। अब उस पर खामोशी सी छा गई है। तो रुक गया मामला। वो जो शुरू का भी एक वो था ना कि एक माहदा है और आएगा, वो अभी तक कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये भी नहीं पता कि IMF जो कुछ इकदाम उठाए गए हैं उन पे वो कायल हो गया कि नहीं कायल हुआ। ये अभी तक वो कुछ उनका डूम हो रहता है अभी डूम हो तक। रहा हाँ, स्टाफ लेवल कब होगा ये भी नहीं पता, और फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड कब होगा ये भी नहीं पता। तो बस वो मतलब एक ऐसे ही है, बस एक ऐसे ही मामला चल रहा है, और ये कब तक चलेगा ये अब देखना है। लेकिन ये इस तरह चल नहीं सकता। है। मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ ना, ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। तो इसके ऊपर क्या बात की जाए। आज जो है वो अगर सबसे बड़ी कोई ख़बर है, कुछ सबसे बड़ी मेरी नज़र में कोई ख़बर है, इस वक्त हम आलमी मंडी से तेल ले रहे हैं, और हम तेल जो है वो ऑयल, इस वक्त बड़े मसाइल हैं। ऑयल की कीमत उन्होंने कहा है कि रोज़ तब्दील की जाए, सब्सिडी ख़त्म की जाए। जी। कभी वो 105 होता है, 115 होता है, $115 फी बैरल होता है, 105 होता है, 115 होता है। तो उसके ऊपर ये $250 फी लीटर तक पहुंच गया। ये यानी 105, 110, 120, 105, इसी के दरमियान ऑयल। और इसमें पाकिस्तान में ₹220, ₹250 50। फी लीटर तक पेट्रोल है। अच्छा, ये जब ये 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू में एक बहुत बड़ी, एक अमेरिका में एक शख्सियत, यानी बैंकर, उसको कहते हैं कि सबसे बड़ा बैंकर शायद तारीख का, उनका नाम था जॉन पियर पॉन्ट। अच्छा, जॉन पियर पॉन्ट जो थे
जॉन पियर पॉन्ट इन्होंने बैंक बनाए, फिर इन्होंने मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई, इन्होंने मुख्तलिफ अदारे वगैरह कायम किए, और फिर इसके बाद जब ये 1907 के अंदर वो क्राइसिस आ रहा था, अमेरिकन इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाया, तो फिर ये हुआ कि इनके, ये रेलवे का काम करते थे अमेरिका में, तो फिर इनके नाम से एक बैंक, एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जॉन पियरमॉन्ट मॉर्गन इनका नाम था, तो वो जेपी मॉर्गन जो आज दुनिया में कोई 100 से ज़्यादा मुल्कों में जिसकी ब्रांचेस हैं, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज पाकिस्तान में 67 से हैं, इंडिया में मौजूद हैं, बहुत यानी अमेरिका का कहते हैं सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जेपी मॉर्गन। तो जेपी मॉर्गन ने आज ये कहा है कि ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है, और ब्लूमबर्ग की स्टोरी के मुताबिक जेपी मॉर्गन ने कहा है कि अगर रशिया आने वाले दिनों में अपनी तेल की सप्लाईज बंद कर दे तो दुनिया में तेल की कीमतें $380 तक पहुंच सकती हैं। सही। इस वक्त 105 110 पे, पाकिस्तान में 250 रुपए जी। तो $380 तक। अच्छा, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए स्ट्रेटोस्फेरिक। स्ट्रेटोस्फेरिक का लफ्ज इस्तेमाल किए, वो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो खला के अंदर यानी जमीन से, हाँ, वो 50 मील ऊपर जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर आती है जिसमें वो लेयर्स होती हैं मुख्तलिफ, तो वो लफ्ज इस्तेमाल किए, वो इस्तेलाह इस्तेमाल किए, यानी कि इतनी ऊंची ये कीमतें होंगी कि $380 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं कीमतें आने वाले दिनों में। ये रशिया की जो जंग है, यूक्रेन की जंग, ये फैल रही है, और ये देखें स्ट्रेटोस्फेयर यानी ये लफ्ज कितना, यानी ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है ना, जो ओजोन होती है, ओजोन लेयर, तो यानी यहां तक जो है कीमतें हैं, उसका मतलब यानी ये लफ्ज इस्तेमाल, ये इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है। अच्छा, यहां तक पहुंच सकती हैं तेल की कीमतें, यानी ऊपर खला में। अच्छा, अभी इश्यू ये सारा कि दुनिया इस वक्त बहुत सारे मसाइल में उलझी हुई और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ जा रही है, और आप तसव्वुर करें कि 105 110 से $380 पे चला जाए ऑयल दुनिया में तो क्या हो। और ये जेपी मॉर्गन कह रहा है, अमेरिकन दुनिया के चंद मुस्तनद अगर आप समझेंगे मालियाती अदारों में से, वो ये पेशगोई कर रहा है। और ये मैं आपको सिर्फ ये बता दूं इसमें कि आने वाले दिनों में ये बहरान बढ़ रहे हैं, यानी जंग भी फैल रही है, और जंग के असरात पाकिस्तान की तरफ भी आ रहे हैं मज़ीद, और दुनिया की तरफ मज़ीद फैल रहे हैं। और अगर हम देखें ना, इस तरह से देखेंगे, अगर हम नक्शे में रशिया को देखें तो रशिया के जो शुमाल का इलाका है वो साइबेरिया कहलाता है, यानी वो इलाका जहां पर ज़्यादा शहर हैं, जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे वो इलाका जो है वो ज़रा जनूब का इलाका है। लेकिन जो शुमाल का इलाका है, जो कि बिल्कुल जहां पे समंदर है, ठीक है, यानी जो नॉर्दर्न सी है, पूरा नॉर्दर्न सी है, बर्फ है, एक तरफ उरल पहाड़ है, और उरल पहाड़ों से वो जाता है साइबेरिया। यहां पर कैद खाने बने होते थे एक ज़माने में, मतलब यहाँ बहुत कम आबादी है, बहुत शदीद, यानी ये बिल्कुल दुनिया का एक्सट्रीम शुमाल है ये साइबेरिया। यहाँ के परिंदे भी मुख्तलिफ होते हैं, साइबेरिया से परिंदे आ रहे हैं उड़ के। तो ये साइबेरिया जो है, ये साइबेरिया एक पूरा इलाका है जो फिर उरल के पहाड़ों से शुरू होता है और ये बहरुल काहिल तक चला जाता है, यानी ये पूरा क्रॉस करती है पट्टी, और ये बिल्कुल फार ईस्ट, रशिया का फार ईस्ट, ठीक है, हजारों मील ट्रेनें चल रही हैं, और जनाब लोग जो हैं वो -70 और -40 और -60 और इस तरह। तो ये वो इलाके हैं साइबेरिया के जहां से ऑयल निकलता है। यानी ये बात समझना जरूरी है कि जो रशिया का ऑयल है और रशिया की जो गैस है वो शुमाल में है, ऊपर यमल के अंदर ऑयल फील्ड्स हैं, शुमाल में ऑयल फील्ड्स हैं, और वहां से फिर वो ऑयल निकल के वो यूरोप की तरफ जाता है। सही। दो ही है ना,
यूरोप जाता है और चाइना वगैरह की तरफ, ईस्ट की तरफ जाता है। ईस्ट की तरफ जाने के लिए उनकी अलग पाइपलाइंस हैं, लेकिन ईस्ट की तरफ जाने की पाइपलाइन जरा बाद में बनी, क्योंकि चाइना के अंदर इतनी तरक्की नहीं थी पहले। अब पिछले 15, 20, 25 सालों में चाइना ग्रो किया है ना, लेकिन उससे पहले तो चाइना के अंदर इतनी प्रोडक्शन नहीं थी, तो इतना तेल नहीं चाहिए होता था चाइना को। तो ज्यादातर रशिया का सर्जन के दौरान भी जो तेल था वो जाता था यूरोप।